भारत समाचार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ में विधान भवन में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी बयान दिए। एक बड़ा बयान भी आया उनका सामने। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती ना देने पाए, ये हर नागरिक का दायित्व है, हर युवा का दायित्व है। हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा, बाद में पहले देश। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सियासत गर्म है। सदन में जहां सांगा पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी ट्वीट करके सियासत और गर्म कर दी। सदन में सपा सांसद के द्वारा दिए गए बयान के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। करणी सेना को तो सबने देखा। करणी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर का घेराव किया था, जिसे लेकर सपा के नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने रामजी सुमन से मुलाकात की थी। डिंपल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी थी और एसपी और करणी सेना दोनों आमने सामने आ गए। बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो 26 मार्च को जो हुआ वो देखिए। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हमला होता है। करणी सेना हमला करती है और घर में तोड़फोड़ होती है। 14 पुलिसकर्मी भी जख्मी होते हैं। बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। अभी सोचा कि सांसद साहब इनके हाथ में आ जाते हैं इन लोगों के, तो करणी सेना वाले तो शायद मार ही डालते इनको। तो बयान क्या आया था वो हमने आपको दिखाया और 26 मार्च को क्या हुआ था आगरा में वो भी हमने आपको बताया और कैसे एक दूसरे को ललकारा गया। 27 तारीख को तो सपा के बड़े नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव बाकायदा मिलने जाते हैं अपने सांसद से और कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना प्रशासनिक मिलीभगत के तो ये संभव ही नहीं था, ये सब कुछ प्रशासन की शह पर हुआ है। करणी सेना है कौन? आपने सुना होगा, पल्लवी पटेल कहती हैं कि हम सिर्फ 3 सेनाओं को जानते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जो संविधान जिसका जिक्र करता है, ये कहाँ से आ गई। और 27 मार्च जो हमने जिक्र किया कि बड़े नेता मिलने जाते हैं और एक जेस्चर होता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने नेता के साथ हैं। इस स्टेटमेंट के बाद जो विवाद हुआ है उसमें भी, और जो हमला हुआ दरअसल वो गलत है, उसका विरोध हुआ और ये स्टेटमेंट आया कि ईद के बाद तो यूपी हिला देंगे एसपी वाले, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवपाल यादव को आपने सुना कि हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 27 तारीख को जो हुआ वो भी हमने आपको दिखा दिया। मेरी तरफ से कोई गलत बयान नहीं दिया गया। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था हिंदुस्तान में। इसके अलावा मेरा कोई मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सामाजिक सद्भाव का व्यक्ति हूं, इसी आधार पर मैंने राजनीति की है और मैं करूंगा। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूं, तनाव के पक्ष में नहीं हूं। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है
तो आप जुड़ा, इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता, और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के, और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। अब देखिए, इसे ऐसे समझिए कि मायावती जो है इस पूरे विवाद में कूदती हैं और वो समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला देती हैं। और वो कहती है कि देखिए हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि क्योंकि हमारे नेता दलित थे इसलिए उन पर अटैक किया गया, तो दलित नेताओं के सहारे सपा, ये एक एलिगेशन जो है मायावती की तरफ से आता है। वो कहती है वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो कुल मिलाकर विवाद जो है वो काफी हुआ इस पर, और मानकर चलिए विवाद लंबा चलेगा। जज साहब की बात कर लेते हैं, विवाद इधर भी है। प्रयागराज से खबर आ रही है, इनसे जुड़ी जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। बड़ी खबर है ये, यानी कि जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स हुई थी या जिस तरह का प्रेशर था, जिस तरह से कथित पैसे मिलने की बात हुई थी, इन्वेस्टिगेशन बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक पैनल बनाया, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लोग जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो एक प्रेशर ये हुआ कि ठीक है, जो उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां से ट्रांसफर रोक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई प्रेशर, ऐसा काम नहीं है अपोजिशन का। ट्रांसफर के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पहले दिन से ही है, जब से मामला सामने आया। उसने तो बाकायदा 9 बजे बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। आज 9 बजे अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर ये बैठक होनी है। पिछले 4 दिन से हाईकोर्ट के जो वकील है वो हड़ताल पर है। आज रात की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो जो महत्वपूर्ण बात कि इन हाउस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी स्टेज पर दखल का कोई बेस नहीं बनता है। इन हाउस जांच के बाद रिपोर्ट सीजीआई को जाएगी। सीजीआई के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई चाहे तो मामले को संसद के पास भेज सकते हैं, अभी स्टेज पर दखल देने का कोई लॉजिक नहीं है। एक बेसिक सी चीज समझनी होगी, ये बहुत सेंसिटिव केस इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाती है और एक जस्टिस, हाई कोर्ट के जज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं कि आपने किसी मोहल्ले में किसी पे एलिगेशन लगा और आप उठाकर उसको ले गए थाने या आपने जांच शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। जब सेंसिटिव केसेस होते हैं तो उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट जो है वही स्टैंड अपना क्लियर कर रहा है कि मामले को संसद के पास भेज सकते हैं, इस स्टेज पर दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। ये बहुत सेंसिटिव केस हो जाता है। और देखिए दोनों ही पार्ट्स हैं, कैश मिला कथित तौर पर कहा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप आरोप लगना और किसी को दोषी मानकर सीधा दंडित कर देना, ये दो बहुत अलग चीजें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्लैरिफाई भी कर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है, ये एक बड़ा, देखिए एक मैसेजिंग जरूर हुई है। जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य ना दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसे ऐसे समझिए कि जो एक तर्क दिया गया था इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से कि अगर किसी पर एलिगेशन है, देखिए आरोप लगना और दोषी ठहराना दो अलग चीजें होती हैं, तो एलिगेशन भी है तो आप ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर ना करें क्योंकि इससे लोगों का जुडिशरी में, न्यायपालिका पर विश्वास कम हो जाएगा। क्या मैसेज जाएगा? ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप उन्हें न्यायिक कार्य ना दें, मतलब कि वो फिलहाल किसी स्पेसिफिक मामले को ना देखें और
कम से कम उस पर फैसला ना सुनाए। एक तरह से इसे आप इजी वर्ड्स में ऐसे ही समझिए, मतलब ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल उनका जो रोल है उसे सिमटा दिया गया है, वो फैसला नहीं दे सकते। स्वाति हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वाति, मुझे लग रहा है कि बहुत सेफ, एक बहुत बैलेंस्ड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ट्रांसफर भी कर दिया, काम भी नहीं दिया, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कह दिया है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन कोई भी न्यायिक कार्य जो है वो जस्टिस वर्मा नहीं कर सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को साफ साफ कह दिया है कि जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य ना दे। और आपने देखा था कि उससे पहले जो कॉलेजियम की ओर से सिफारिश की गई थी, उसकी मंजूरी भी केंद्र सरकार ने दे दी। ट्रांसफर हो गया है, लेकिन जस्टिस वर्मा कोई भी कार्य जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं कर सकेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज भी दिया गया है। लेकिन एक सवाल और स्वाति, इलाहाबाद जब हम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जिक्र करते हैं, वो तो 9 बजे रात को मीटिंग करने वाले हैं और बड़ा फैसला लेंगे। क्या ये माना जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 9 बजे रात को बड़ा फैसला आने वाला है, जो मीटिंग होगी उसके बाद, तो कोई रिलेशन जोड़ा जा सकता है आपस में? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कॉलेजियम ने सिफारिश भेजा और केंद्र की मंजूरी मिली, उसके बाद से लगातार चूंकि एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि कोई भी कार्य जस्टिस वर्मा को ना दिया जाए, क्योंकि जो लगातार चर्चाएं हो रही थी कि जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर कार्य करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप है। और इसी वजह से कहा जा सकता है, इसको जोड़ते हुए भी देखा जा सकता है कि शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया और ये जानकारी दी गई कि कोई भी न्यायिक कार्य जस्टिस वर्मा नहीं कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जरूर ट्रांसफर किया गया है, लेकिन कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हो सकता है कि रात 9 बजे की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कोई बड़ा फैसला ना हो। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से खबर है। सड़क पर नमाज प्रतिबंध पर जयंत चौधरी गुस्सा हो गए हैं। वो 1984 की याद दिलाते हैं मेरठ पुलिस को। दरअसल खबर ये है कि मेरठ पुलिस की तरफ से कहा गया कि अगर आप सड़क पर नमाज अदा करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा, आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा और तो और FIR होगी। जयंत चौधरी कहते हैं कि ये क्या है, 1984 का वो जिक्र करते हैं, बाकायदा अंग्रेजी टर्म, पूरा एक वो आर्टिकल दरअसल ट्वीट करते हैं। जब आप इस पे जाकर क्लिक करेंगे तो डिटेल है उसमें प्रॉपर, और वो पुलिसिंग पर सवाल उठाते हैं कि आप जीवन जीने के तरीके पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास में ऐसे हालातों का जिक्र हुआ है। सिस्टम में पड़ोसी अपने पड़ोसी के बारे में रिपोर्ट करता है। यूपी की पुलिसिंग की तुलना सरकारी तानाशाही से ही है। मेरठ समेत पूरे राज्य में सड़क छत पर नमाज पर प्रतिबंध है। सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें।